बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की 7th क्लास की जियो की जो है वो क्लास हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे ज़मीन की प्लेटों के बारे में कि ज़मीन की जो प्लेटें हैं वो क्या हैं। ये आपका पेज नंबर 3, आप अपनी बुक्स का ओपन कर लें। 7th क्लास पेज नंबर 3 अपनी बुक्स का, जियो की बुक्स का ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स, अपनी जियो की बुक्स का पेज नंबर 3 ओपन कर लें। आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। ओके जी, आज हम स्टार्ट करेंगे जमीन की प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जमीन की जो प्लेटें हैं उनकी हरकत क्या थी। आज से करोड़ों साल पहले जो है सिर्फ एक बरे आजम मौजूद था। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक बरे आजम मौजूद था। अब बरे आजम किसे कहते हैं? ठीक है, बरे आजम बोलते हैं खुश्की के बड़े बड़े कतात जो होते हैं, या खुश्की का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बरे आजम। आज से करोड़ों साल पहले जो है पूरी दुनिया में जो है सिर्फ एक बरे आजम था। उसके बाद क्या हुआ कि उस जो पूरी दुनिया में जो एक बरे आजम था उसका नाम था, उसको बोलते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। पूरी दुनिया में एक ही बड़ा बरे आजम था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बरेआजमी हरकत हुई, जमीन की जो प्लेट्स हैं उनकी हरकत की वजह से, बरेआजमी हरकत की वजह से जो ये जो एक बरे आजम है ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया और अब हमारे पास 7 बरे आजम है। आप लोगों ने 6 में पढ़ के आए ना 7 बरे आजम। आपने जियो की बुक में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि दुनिया में 7 बड़े बरे आजम डिस्कस किया ना आप लोगों ने 6 में। मैम बात सुने जी, ये मैम आपने लिखा क्लास 7 सब्जेक्ट जियो पर, हम तो पाक स्टडीज पढ़ रहे हैं 9th की। नहीं नहीं बेटा, ये 7th की क्लास हो रही है जियो की। आज फ्राइडे है तो टाइमिंग शॉर्ट है ना, तो इस वजह से आपका लेक्चर हो चुका है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं जमीन की प्लेटों के बारे में। मैंने आपको बताया कि आज से करोड़ों साल पहले जो है पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक बरे आजम मौजूद था। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक बरे आजम मौजूद था। उसका नाम, उसको हम बोलते थे पेंजिया बोलते थे। फिर क्या हुआ कि बरे आजमी हरकत हुई जिसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर ये जो बरे आजम है जो एक था, फिर वो 7 बरे आजमों की शक्ल इख्तियार कर लिया। पहले जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक बरे आजम था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है, पूरी दुनिया में एक बरे आजम था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। लेकिन बरे आजमी हरकत की वजह से वो जो एक बरे आजम है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया, छोटे छोटे कतात में तकसीम हो गया और फिर जो है वो दुनिया में 7 बरे आजम वजूद में। सबको क्लियर होगी ये बात? जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 बड़ी प्लेटों के बारे में। ठीक है, अब जो जमीन की साख के बारे में, जमीन की जो साख है उसके बारे में, जमीन की साख के बारे में जानने के बाद मालूमात जो जोग्राफिया दानों को मिली, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1960 में उन्होंने जमीन की जो साख के बारे में, जमीन की जो कह ले बैरूनी साख, जो बाहर वाली साख है, उसके बारे में उन्होंने 2 न्यू टर्म्स का इजाफा किया। अब वो 2 नई टर्म क्या थी? एक थी लिथोस्फीयर और दूसरी थी एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, 1960 में जोग्राफिया दानों ने जमीन की बैरूनी साख कौन सी है? जहाँ पे हम रहते हैं, इसके बारे में उनको जब वो नई मालूमात मिली तो उन्होंने बैरूनी साख के बारे में 2 न्यू टर्म्स जो है वो यूज करना शुरू कर दिए। एक का नाम था लेथोस्फीयर, दूसरी थी लिथोस्फीयर। अब जो लेथोस्फीयर है वो क्या है? लेथोस्फीयर बोलते हैं जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ जो सख्त है, जो ठोस है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो हिस्सा क्या है? लेथोस्फीयर है। जमीन का जमीन का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं जो सख्त है, ठीक है, वो क्या है? लेथोस्फीयर है। अब लेथोस्फीयर के नीचे जो नरम चट्टानों वाला हिस्सा है, जो सॉफ्ट हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो कि सख्त है, जो ठोस हालत में है, वो कहलाएगा लेथोस्फीयर।
और सख्त हिस्से के नीचे जो है, या कह लें लेथोस्फीयर के नीचे जो है वो नरम हिस्सा है, उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब जो साइंसदान ने उन्होंने क्या किया कि लेथोस्फीयर जो है उसको 7 बड़ी जो है वो हिस्सों में, 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया। किसको? लेथोस्फीयर को, जो कि आपकी सख्त ठोस जो हिस्सा है उसको उन्होंने 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसको हम बोलते हैं प्लेटें कहते हैं, जमीन की प्लेटें कहते हैं। किसको? कि लेथोस्फीयर है जो कि आपका जमीन का जो बैरूनी जमीन है, जो बैरूनी साख्त है, उसका ठोस हिस्सा है जो कि सख्त हिस्सा है, उसको जो है वो 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जिसको क्या कहते हैं? जमीन की प्लेटें। लेथोस्फीयर इसको 7 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया, 7 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जब 7 टुकड़ों में तकसीम किया तो वो क्या बन गई? जमीन की प्लेट्स बन गई। अब जो जमीन की 7 बड़ी जो प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है बहरा अल-काहल की प्लेट। पहली प्लेट कौन सी है? बहरा अल-काहल की प्लेट। दूसरी प्लेट है वो है आपकी शुमाली अमेरिका की प्लेट। दूसरी प्लेट कौन सी है? शुमाली अमेरिका की। शुमाली अमेरिका। थर्ड प्लेट है जनूबी अमेरिका की प्लेट। थर्ड है हमारी जनूबी अमेरिका की प्लेट। पहली प्लेट है बहरे अल-काहल की प्लेट, दूसरी है शुमाली अमेरिका की, थर्ड है जनूबी अमेरिका की। ये किसकी प्लेट है? लेथोस्फीयर जो है उसको 7 टुकड़ों में तकसीम किया गया, और जब उसको 7 टुकड़ों में तकसीम किया गया तो वो क्या बन गई? जमीन की प्लेट्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्लेट है, चौथी प्लेट है, वो है यूरेशियन प्लेट। पांचवी जो प्लेट है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, सॉरी अफ्रीकन प्लेट। पांचवी आपकी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। फिर आपकी छठी प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जो लास्ट आपकी प्लेट है वो है एंटार्क्टिका प्लेट। ये आपकी 7 बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, दुनिया में जो है वो 7, आपको पता है 7 बड़े बरे आजम हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बरे आजम क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो है आज से करोड़ों साल पहले सिर्फ एक ही बरे आजम मौजूद था। ठीक है, उसको हम बोलते थे पेंजिया बोलते थे। फिर क्या हुआ? जो बरे आजमी हरकत हुई, जमीन की हरकत है, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो एक बरे आजम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, और फिर हमारे पास क्या हो गया? 7 बरे आजम वजूद में है। फिर हमने स्टार्ट किया कि जमीन की प्लेट्स के बारे में पढ़ना। मैंने आपको बताया कि 1960 में जब जो साइंसदान जो ज्योग्राफियादान है उनको जमीन की अंदरूनी साख के बारे में कुछ मालूमात मिली, तो उन्होंने 1960 में जमीन की बैरूनी साख जो कि कशुल अर्ज है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने 2 न्यू टर्म्स जो है वो यूज की। एक उन्होंने यूज की लेथोस्फीयर, दूसरी उन्होंने यूज की एस्थेनोस्फीयर। अब जो लेथोस्फीयर है, ठीक है, लेथोस्फीयर होती है जो कि सख्त हिस्सा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो कि आपका जमीन का ठोस हिस्सा है, सख्त हिस्सा है, वो क्या है? लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर के नीचे जो है वो नरम हिस्सा है, सॉफ्ट हिस्सा है, नरम चट्टाने हैं, वो क्या है? एस्थेनोस्फीयर। अब फिर क्या किया साइंसदानों ने? कहा जो लेथोस्फीयर है उसको 7 टुकड़ों में तकसीम किया। जो आपकी सख्त तह है ना, सख्त है, जो ठोस तह है, जो लेथोस्फीयर है, उसको उन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो 7 पार्ट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? जमीन की प्लेट्स कहलाती हैं, जमीन की प्लेटें कहलाती हैं। अब वो 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं? पहली है बहरा अल-काहल की प्लेट, दूसरी है शुमाली अमेरिका की प्लेट, थर्ड है जनूबी अमेरिका की प्लेट, चौथी है यूरेशियन प्लेट, पांचवी है अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और लास्ट पे है एंटार्क्टिकन प्लेट।
ये 7 बड़ी प्लेट्स हैं जो कि हैं किसकी, लेथोस्फीयर, जमीन की 7 प्लेटें हैं। लेथोस्फीयर को 7 टुकड़ों में तकसीम किया गया, तो जमीन की 7 प्लेटें बनी। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? किसी चीज की अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम। सबको क्लियर हो गया? यस। चले यस अब हिस्ट्री के लेसन की तरफ चले। यस मैम। यस आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 4। हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 to 7 और हमारा उन्वान क्या है कि पानीपत की पहली जंग। पानीपत की जंग, ठीक है, जो कि हुई 1526 में। आज हम डिस्कस करेंगे। आप सबने अपनी बुक्स खोल ली है? यस मैम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं पानीपत की जंग के बारे में। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो इब्राहिम लोदी था उससे उसके जो गुजरा थे, जो उसके दोस्त थे, वो काफी तंग थे। उन्होंने बाबर को दावतनामा भेजा कि आप यहाँ पे आओ, हम आपका भरपूर साथ देंगे। जो बाबर जो है उससे अपने जो दोस्त थे, जो उसके गुजरा थे, जो उसके निगरान थे, उसके साथ उन्होंने मशवरा किया। तो उसके जो दोस्त थे, उसके निगरान, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, उसकी दावत कबूल करें उन लोगों की और आप जाएं। बाबर जो है उसने क्या है, काबुल से हिंदुस्तान की तरफ उसने जाना स्टार्ट कर दिया। अब जब जा रहा था रास्ते में किसी ने उसको नहीं रोका, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सियालकोट पहुंच गया। सियालकोट का नाम सुना ना, पाकिस्तान का बड़ा फेमस सिटी है, खेलों के सामान के लिए मशहूर है, सबने नाम सुना है ना? यस मैम। यहाँ पे पहुंच गया बगैर किसी रुकावट के। जब वो यहाँ पे पहुंच गया तो दौलत खान लोधी, जिसने पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया था, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा ये तो जी स्टूडेंट, ये मैम हमारे 9th जूनियर का हो गया स्टार्ट, वो लेक्चर 10 पे होता है ना स्टार्ट। वो नहीं बेटा, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को टाइम शॉर्ट होता है ना, तो आपका 9th जूनियर का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। ये अब 7th क्लास का लेक्चर हो रहा है, 9th क्लास का लेक्चर हो चुका है, ये 7th क्लास का लेक्चर। फिर उसने क्या किया, हम डिस्कस कर रहे थे कि बाबर जो है जब वो सियालकोट पहुंच गया तो जो दौलत खान लोधी था वो बड़ा परेशान हुआ। उसको पता चल गया अब तो ये आ रहा है, बाबर आ गया यहाँ पे, तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने उसकी ना अताब कर ली। उसने उसको बोला बाबर को, मैं आपके भरपूर साथ हूँ, आप जैसा कहोगे मैं आपके साथ हूँ। अब बाबर जो है उसने जब पंजाब के मगरबी इलाके जो है उनको फतह करने के बाद वो किस तरफ चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया। इंडिया का आपने नाम सुना ना, इंडिया का जो शहर है दिल्ली, वहां पे चला गया। अब जो वहां पे गया तो जो इब्राहिम लोदी था, जिससे उसके गुजरा जो है वो तंग थे, इब्राहिम लोदी, वो क्या है पानीपत के मैदान की तरफ चला गया। पानीपत जो है एक शहर का नाम है, इंडिया में एक शहर है उसका नाम है। उसका एक मैदान था, बड़ा वसीअरीज जगह थी, खाली जगह थी, वहां पे वो पहुंच गया अपने लश्कर के साथ, अपने फौजियों के साथ। तो यहाँ से बाबर भी वहां पे पहुंच गया। तो वहां पे लड़ाई हुई 1526 में, अप्रैल 1526 को 1526 में पानीपत की जंग हुई। पानीपत की जंग हुई कब हुई? 1526 में ये वहां पे जंग हुई। अब इस जंग में क्या हुआ, बाबर जो है वो कामयाब हो गया, उसको फतह नसीब हुई। अब बाबर ने क्या किया, दिल्ली के बाद जब उसने दिल्ली को फतह कर लिया, पानीपत को उसने फतह कर लिया, तो बाबर जो है वो आगे किस तरफ गया, आगरा की तरफ। आगरा जो है वो भी इंडिया का एक शहर है जहाँ पे ताजमहल है, नाम सुना ना आपने ताजमहल का, वो कहाँ पे, इंडिया का शहर है आगरा, वहां पे मौजूद है। तो बाबर जो है वो दिल्ली को फतह करने के बाद आगरा की तरफ चला। किसी को इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हुई है, कोई चीज समझ में आई? दोबारा समझा दूं, दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
पानीपत की जंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बाबर जो है उसको जब इब्राहिम लोदी है उसके जो गुजरा है उन्होंने उसको खत लिखा, उसको पैगाम भिजवाया कि आप यहाँ पर आओ, हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो बाबर ने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया और वो क्या है निकल पड़ा, काबुल से निकल पड़ा हिंदुस्तान की तरफ। जब वो बगैर किसी रुकावट के सियालकोट पहुंच गया, जब वो सियालकोट पहुंच गया तो दौलत खान लोधी जो है उसको मालूम हुआ, वो बड़ा डर गया, उसने बाबर की अताअत कर ली। उसने कहा बाबर से कि मैं आपका साथ दूंगा। अब बाबर जो है वो पहुंच गया दिल्ली। जब वो दिल्ली जो है वो पहुंचा तो वहां पे पानीपत के मैदान में जो था इब्राहिम लोदी वो अपने फौज को लेकर आया, इधर से बाबर जो है वो अपनी फौज को लेकर आया और वहां पर पानीपत के मैदान में 1526 में 1526 में जो है अप्रैल 1526 में वहां पे एक जंग हुई, वहां पे एक लड़ाई हुई जिसमें बाबर जो है वो जीत गया। अब बाबर वहां पे जीत गया, बाबर ने दिल्ली को फतह कर लिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो फिर उसके बाद बाबर जो है वो आगे आगरा की तरफ चला गया। आगरा जो है वो भारत का एक, इंडिया का एक शहर है जहाँ पे ताजमहल मौजूद है, बड़ा फेमस है ना ताजमहल। तो वो क्या है, वो कहाँ, किस सिटी में है, आगरा में। ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि पानीपत की जो जंग हुई है उसमें जो है बाबर जो है उसकी कामयाबी हुई है। तो वो कौन सी चीजें थी, कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से बाबर जो है उसको जंग में फतह नसीब हुई, जिसकी वजह से बाबर जो है वो जंग जीत गया। में कामयाबी की वजूहात। अब बाबर की जो पानीपत की जंग है उसमें कामयाबी की वजूहात जो है वो बेसिकली 4 है। पहली क्या है, मुनज्जम फौज। मुनज्जम फौज पहली उसकी है, मुनज्जम फौज। पहली उसकी कामयाबी की वजह है मुनज्जम फौज के। जो बाबर था उसकी जो फौज थी वो मुनज्जम थी, उसमें नज्म सबका पूरा ख्याल रखा जाता था। अगर कोई गलती करता था, कोई उससे गुनाह हो जाता था तो बाबर जो है उसको सजा देता था सबके सामने, ताकि आइंदा जो है वो कोई इंसान जो है या उसकी फौज का कोई और इंसान जो है इस तरह की दोबारा गलती ना करे। तो बाबर की फौज जो है वो पूरी तरह मुनज्जम थी, वो तादाद उसकी कम थी लेकिन हर लिहाज से, नज्मो ज़ब्त के लिहाज से, उसमें डिसिप्लिन था, वो पूरी एक कंबाइंड जो है सारी खूबियों का एक मजमुआ था उसकी जो फौज थी। इसके बरक्स जो था इब्राहिम लोदी की फौज थी वो गैर मुनज्जम थी, उसमें कोई यूनिटी नहीं थी, इत्तेहाद नहीं था। जबकि बाबर जो है उसकी फौज में यूनिटी थी, इत्तेहाद थी, आपस में जो उसकी फौज है वो मिलजुल कर रहने वाले थे। उनको पता था कि हमने जंग लड़नी है, हमने मिलजुल कर रहना है, डिसिप्लिन था, इत्तेहाद था उसके अंदर। ये पहला टॉपिक, पहला उसका पॉइंट है मुनज्जम फौज। कौन सी वो वजह थी जिसकी वजह से बाबर को जंग में कामयाबी हुई? पहला हो गया मुनज्जम फौज। अब उसका दूसरा जो रीजन था, जो दूसरी वजह थी वो क्या थी, तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी, फेंकने की टेक्नोलॉजी। अब बाबर जो है वो पहला इंसान था जिसने जो है वो जंग में या बरसगीर पाको हिंद में तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की। उससे पहले ये नहीं था, बरसगीर पाको हिंद में तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, इसने स्टार्ट किया, ये सिर्फ और सिर्फ बाबर ने स्टार्ट किया। उससे पहले क्या होता था कि आप वैसे हथियार के जरिए लड़ा जाता था बरसगीर पाको हिंद में, लेकिन तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी का रवाज नहीं था। बाबर वो पहला इंसान है जिसने तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी का जो है वो इफ्तिताह किया, वो उसने मुतारिफ कराया। अब इस टेक्नोलॉजी को या तोप से बारूद फेंकने के लिए उसने कुछ खास लोग मुकर्रर किए थे, कुछ खास लोग थे जो कि ये काम करते थे। अब वो जो लोग थे उनका जो लीडर था वो एक माहिर तोपची था। माहिर तोपची मतलब वो इंसान था जिसको तोप चलाना आती थी, जिसको तोप के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल थी, कैसे चलाना है, उसकी केयर कैसे करनी है, ये सारी नॉलेज जो है उस तोपची को होती थी, उस लीडर को होती थी जो कि तोप चलाने का काम अच्छी तरह जानता था। उसके बाद जो है अब जब जो इब्राहिम लोदी है उसकी फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन
क्या है, जब उनको पता चला कि इनके पास तो ये तो तोप से जो है वो तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तोप से बारूद फेंकने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफी डर गए। ठीक है, वो काफी डर गए, वो भागना शुरू हो गए। जब वो भागना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी फौज को ही अपने पाँव के नीचे कुचलना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो एक बंदा भाग रहा है, वो गिर गया है, तो जो पीछे से भागता हुआ आ रहा है वो उसके ऊपर से ही भाग के गुजर गया। तो क्या हुआ कि तोप से बारूद फेंकने की जब टेक्नोलॉजी का बाबर ने इस्तेमाल किया, तो जो दुश्मन की फौज थी, जो इब्राहिम लोदी की फौज थी, वो बहुत डर गए। उन्होंने क्या भागना शुरू कर दिया, डर के भागना शुरू कर दिया। तो डर के भागने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो अपनी फौज है वो ही जो है वो कुचलती चली। तीसरा जो उन्होंने काम किया, फौजी हिकमत अमली। थर्ड पॉइंट है फौजी हिकमत अमली। अब बाबर जो था वो हर जंग से पहले एक क्या ले प्लान तैयार करता था। ठीक है, हर जंग से पहले एक प्लान तैयार करता था। वो देखता था कि जहां पे जंग हो रही है उस इलाके के हालात कैसे हैं, जो मेरा दुश्मन है उसके पास कितनी ताकत है, कौन कौन सी उसके पास पावर है। साथ ये भी देखता था कि जो मेरा दुश्मन है उसके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। फिर वो अपनी जो फौज है उसको देखता था कि मेरी जो फौज में इंसान है, जो बंदे हैं, वो हर लिहाज से इस जंग में उतरने के काबिल हैं या नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो देखता था बाबर, जब वो जंग के आगाज से पहले एक पूरा प्लान तैयार करता था। जबकि इब्राहिम लोदी था, उसकी फौज में ऐसा कुछ नहीं था, वो बगैर किसी प्लानिंग के लड़ते जा रहे थे, बेतरतीबी सी उनकी फौज में थी। उसके बाद क्या हुआ कि इनके पास जो बाबर है उनके पास जंग का सामान कम था, उनके पास हथियार कम थे, उनके पास फौज कम थी। उन्होंने क्या किया कि छकड़ों का इस्तेमाल किया, अपनी फौज को प्रोटेक्ट करने के लिए छकड़ों का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने क्या किया, खंदकें खोदी, गड्ढे खोद के ना प्रोटेक्ट किया अपनी फौज को। फिर उन्होंने कुछ बाड़े लगा के, कुछ कह सकते हैं आपको, चारों तरफ से रकावटें खड़े करके अपनी फौज को महफूज किया कि उनकी फौज जो है वो सेंटर में थी, साइडों पे उन्होंने रकावटें खड़ी कर दी। ठीक है, छकड़े खड़े कर दिए। उसके बाद खंदकें खोदी ताकि दुश्मन की फौज जो है वो उन तक ना पहुंच सके। तो जो बाबर था वो जंग के दौरान भी जो है वो इर्द गिर्द का जायजा लेता रहता था। उसकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी थी। वो चीजों को बड़े क्या ले कीनली ऑब्जर्व करता था, बड़ी छोटी छोटी चीजों को भी समझता था, उसको देखता था। और वो जब ये छोटी छोटी चीजों को देखता था और इससे वो प्लानिंग करता था तो उसका क्या है, उसको कामयाबी होती थी। जबकि इब्राहिम लोदी जो था उसकी फौज में ऐसा कुछ नहीं था, उसकी फौज में कोई प्लानिंग नहीं थी, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, फौजी हिकमत अमली, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से जो है वो पानीपत की जंग में कामयाब हुई बाबर। लास्ट जो उसका पॉइंट है वो है लड़ने का जज्बा, लड़ने का जज्बा। आखिरी पॉइंट है, आखिरी जो है वो रीजन है जिसकी वजह से पानीपत की जंग में इसको कामयाबी हुई। अब लड़ने का जज्बा क्या है, जो बाबर की जो फौज थी वो अपने मुल्क से दूर थे। उनका आपको पता ना, मैंने पीछे हमने डिस्कस किया कि उनका जो इलाका था वो फरगाना था। फरगाना से वो निकले, उसके बाद वो समरकंद से भी निकले, फिर वो काबुल उन्होंने फतह किया, कंधार फतह किया, फिर वो पंजाब आए, पंजाब से फिर वो सियालकोट, फिर दिल्ली, ये वो आगरा। अब उनका अपना जो इलाका था वो था फरगाना। ठीक है, वो अपने मुल्क से बहुत दूर थे। उनको इस चीज की कदर थी कि हम अपने मुल्क से दूर हैं, अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं या तो हम मर जाएंगे, एक तो हम मर जाएंगे, हमें मौत नसीब होगी, दूसरा क्या होगा, जिल्लत होगी, हमें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, हम अपनी कौम के सामने शर्मिंदा होंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें थी उनको, ये चीजें जो है वो उनके अंदर मौजूद थी। उनको इस बात का था कि हमने लड़ना है, किसी हाल में भी हमने लड़ना है और हमने जीतना है। उनके अंदर लड़ने का जज्बा मौजूद था। ठीक है, इसके बरक्स जो इब्राहिम लोदी है उसकी जो सिपाही थे उनके अंदर लड़ने का जज्बा मौजूद नहीं था। वो उनके अंदर कोई था नहीं, उनको ये था कि हम तो अपने इलाके में, हम जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाबर की जो फौज थी उसके अंदर लड़ने का पूरा पूरा जज्बा मौजूद था। को पता था कि हम अपने मुल्क से दूर हैं, तो अगर हम यहाँ पे हमें शिकस्त हो जाती है, या तो हम, एक तो हम मर भी जाएंगे, हमें मौत नसीब होगी, दूसरा हमें जिल्लत अलैदा होगी, हम अपने लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। ये चार रीजन है जिसकी वजह से जो है
पानीपत की जंग में बाबर को एक कामयाबी हासिल हुई। और बाबर जो है वो खुद कहता था कि हिंदुस्तानी जो फौज है उसको लड़ना आता है, उसको मरना आता है, लेकिन उसको लड़ने का नहीं पता। ठीक है, बाबर जो है वो उसने खुद कहा था कि जो इब्राहिम लोदी की फौज है उसको मरने का पता है पर उसको लड़ना नहीं आता, उनके अंदर लड़ने का जज्बा मौजूद है। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पानीपत की जंग में बाबर को एक अजीम कामयाबी हासिल। आपको इनमें से अगर किसी चीज की कोई समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम सब कुछ क्लियर हो गया? Yes. चले ठीक है, ये आज आपका लेक्चर है। कल इंशाल्लाह जो है हम इसको ही मजीद जो आगे है इसको लेके जाएंगे। और ये जो सारा है हिस्ट्री और जियोग्राफी जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसको मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन आंसर भी करूंगी और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.